Hello students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का important topic Coulomb's law। स्टूडेंट आज इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने की पॉइंट के फॉर्म में बोर्ड के कॉर्नर पर लिख दिया है। देख लेते हैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं। यस स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ Coulomb's law, क्योंकि ये बहुत सी बुक में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप उतना ही लिखते हो जितना वहाँ लिखा होता है, तो आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी मिल जाएगा स्टूडेंट। एंड सेकंड इज सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 व्हेनेवर इट इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेनेवर इट इज लेस देन 0। दोनों का सिग्निफिकेंस आप इस वीडियो में देखोगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्या होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और ये कैसे फोर्स के साथ रिलेट करती है वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स हियर ये कैसे डील करती है, ये कैसे सिमिलर है एज रिलेटिव डेंसिटी वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके बेसिस पर कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं रिलेटिव परमिटिविटी पर वो भी मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। स्टूडेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे SHM इन्वॉल्व होगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में उसका फुल एक्सप्लेनेशन करके और कैसे दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे इन्वॉल्व होता है SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर स्टूडेंट आपको ऊपर के 4 पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, तो आप लास्ट के 10 मिनट में SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, आप वो देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ये मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, और एट लास्ट जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे तो आपको SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके करते हैं स्टार्ट। Coulomb's law, व्हाट इज Coulomb's law? यस स्टूडेंट, Coulomb's law एक्चुअली है क्या, उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि Coulomb's law क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज यू नो दैट this is the plus charge and this is the minus charge, this is the plus charge and this is the minus charge। आपको ये मालूम स्टूडेंट है कि जहां पर लाइक चार्जेस होते हैं या अनलाइक चार्जेस होते हैं वहां पर कैसा फोर्स होता है, ये तो मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं तो यहां पर रिपल्सन फोर्स होगा। ओके, like charges repel to each other and unlike charges attract to each other, यहाँ पर ये अट्रैक्शन होगा। अब कितना फोर्स लगेगा, हाउ मच फोर्स, आपको ये डिस्कस करना है। Coulomb's सर ने क्या एक्सप्लेन किया, Coulomb's सर ने ये एक्सप्लेन किया कि अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो स्टेटमेंट जो होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं स्टूडेंट कि कितना फोर्स टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक Coulomb's लॉ। फ्रेंच साइंटिस्ट कौन थे ये साहब, फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन डी Coulomb। स्टूडेंट का जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स ऑगस्टीन डी Coulomb। ओके, इन्होंने क्या दिया, गिव अ क्वांटिटेटिव लॉ, जो इन्होंने एनालिसिस की कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कितना फोर्स लगने वाला है वो उसकी एनालिसिस क्या थी, क्वांटिटेटिव थी। क्वांटिटेटिव, गिव अ क्वांटिटेटिव लॉ, तो इन्होंने क्वांटिटेटिव ला दिया और उनका पूरा नाम आपको मालूम चल गया। कहाँ के थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, हाउ मच फोर्स एक्ट बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये इन्होंने बात बोली। क्या बोली कि अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं और वो एयर और वैक्यूम में प्लेस्ड हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। मैंने क्या लिख दिया, फ्रेंच साइंटिस्ट Charles Augustin de Coulomb gave a quantitative law
give a quantitative law how much force act between the two stationary point charges when it placed vacuum or air or any medium तो इस फॉर्मूले से हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं, चाहे वो एयर में हो, चाहे वैक्यूम में हो, चाहे किसी मीडियम में हो। तो ये ऐसा फॉर्मूला है और उससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, क्या है एग्जैक्ट स्टेटमेंट, मैं इस पे बात करता हूँ। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था, तो अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप पढ़ने जा रहे हो तो उससे पहले आप ये देख लो, 2 पॉइंट चार्जेस है और दोनों पॉइंट चार्जेस का सेंटर है ये, दिस इज द सेंटर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो मैंने यहाँ ले लिया Q1 और यहाँ लिख दिया Q2, दिस इज द सेंटर ऑफ पॉइंट चार्जेस, और ये सेंटर हो गए, दोनों को मैंने लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, वो फोर्स कहीं और नहीं लगने वाला स्टूडेंट, ये माइंड में रख लो अपने, ये जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से इस पे, मतलब 1 पर 2 की वजह से, ओके 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स होगा, दोनों चार्जेस सेम है। मैं ऐसा केस ले लेता हूँ कि Q1 और Q2 क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। मैं इसका सिग्निफिकेंस अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने ऐसा केस लिया जब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा कि 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा F12 वेक्टर, ओके। इस पे देखोगे 2 पर 1 की वजह से क्या फोर्स लगेगा, इसको बोलोगे आप F21 वेक्टर, ओके। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों फोर्स इक्वल तो होंगे, क्या है, दोनों फोर्स इक्वल हैं अगर इनकी वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। अच्छा, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ कि दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ऐसा ले सकता हूँ F12 वेक्टर का मॉड F21 वेक्टर का मॉड, ये दोनों क्या हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, मैंने R ले रखी है, सेंटर टू दिस सेंटर ऑफ Q1 चार्ज, सेंटर ऑफ Q2 चार्ज। तो यहाँ से आप ये ले सकते हो कि F1 माइनस F2 वेक्टर, F21 वेक्टर। तो ये एक चीज़ और भी क्लियर है कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको मालूम हुई एक नई इन्फॉर्मेशन कि ये कूलॉम्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। अच्छा, ये अभी कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ से ये चीज़ आपको मालूम हो गई। अब स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो यहाँ जो फोर्स काम करने वाला है वो कैसा है, क्योंकि देख रहे हो आप रिपल्सिव फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फोर्स आर कोलम्बियन फोर्स, electrical force or Coulombian force between two stationary point charges. Electrical force or Coulombian force between two stationary point charges placed in vacuum or air or any medium is directly, याद रखना ये, is directly proportional to the product of magnitude of charges. Okay student, it is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. Okay student, तो ये स्टेटमेंट आया, अभी भी इनकम्प्लीट है ये, directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges, and this force act along the
लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। होता बेटा क्या है, यहां तक तो लिखा रहता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यहां तक लिखा रहता है। लेकिन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बेटा ये आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे तो वहां भी लिखा रहता है, वहां स्टेटमेंट में ये लिखा रहता है दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। यहाँ भी आपको लिखना है कि दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो ये लाइन ज्वाइनिंग होती है उसी लाइन ज्वाइनिंग में सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही फोर्स एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि फोर्स इधर काम कर जाए और इधर कर जाए, कि फोर्स ऐसे लग जाए, ऐसा नहीं, सेंटर टू सेंटर होगा। अगर ये यहाँ होता तो फोर्स ऐसे सेंटर सेंटर लगता। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो इस जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक बार आप देख लें और इसको अच्छे से नोट भी कर लो। ओके, अब मैं बताता हूं कि कैसे इसको एनालाइज करोगे। याद रहेगा साइंटिस्ट कहाँ के थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ओके, क्या नाम था, चार्ल्स अगस्टीन डी कूलाम। और क्या था, जो ये लॉ बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हो वो कूलाम्बियन फोर्स होगा, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ओके, दैट इज, आप लिखोगे दैट इज F proportional to product of magnitude of the charges, ये लिख दिया आपने, and F proportional to inversely proportional to square of the distance between the charges। ओके, ये लिख लिया। और इससे पहले एक लाइन आप लिख सकते थे, यहाँ पर क्या लिख सकते थे, let R be the distance, R be the, इसको पहले लिख लेना, उसके बाद इसको नोट करना, R be the distance बिटवीन द, लेट टू पॉइंट चार्जेस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लेट टू पॉइंट चार्जेस, लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance R in vacuum or air। ओके, इतना कर देंगे आप। उसके बाद ये लिखेंगे, दो चीजें तो हो गई, तीसरी भी चीज है कि जो ये फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स ही मीडियम पे डिपेंड करता है। F also depends upon medium। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन चीजें आप यहाँ बताओगे। एक तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, दूसरा क्या होगा, दूसरा डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे। अच्छा, ज़्यादा बड़े बड़े चार्ज होंगे तो ज़्यादा फोर्स होगा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दो तो क्या होने वाला है, रिपल्सन भी कम होगा। लेकिन वही सिमिलर चार्जेस हों, पास हों, अब क्या होने वाला है, रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद मीडियम देखना है, मीडियम को मैं एनालाइज अभी कराता हूँ आपको। तो ये चीज़ हो गई, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दीजिए। ऑन कंबाइनिंग above रिलेशन क्या आने वाला है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एक बात क्या कि देखोगे कि यहाँ पे जो Q1 Q2 है, अगर ये ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, आप यहाँ से ऐसा बॉक्स बना लो, क्या देखोगे कि अगर ये ज़्यादा वैल्यू हो जाए Q1 Q2, ऊपर ही बता देता हूँ मैं, यहाँ देखोगे अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये प्रोडक्ट कम हो जाए तो फोर्स भी कम हो जाएगा। समझ बात आई, अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रिलेशन आपको बता रहा है। अगर ये प्रोडक्ट कम हो जाए, डॉट का है तो डॉट इधर भी कम हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ की बात करते तो क्या होता, यहाँ अगर R ज़्यादा होता तो फोर्स कम हो जाता,
अगर ये कम हो जाता, डिस्टेंस कम हो जाती बिटवीन द चार्जेस, तो यहाँ का फोर्स देख रहे हो क्या हो जाता, फोर्स ज़्यादा हो जाता। क्योंकि जब सिमिलर चार्ज हो, डिस्टेंस कम होगी, तो कैसा होगा, जब डिस्टेंस कम होगी और रिपल्सन फोर्स ज़्यादा फील होगा, डिस्टेंस ज़्यादा कर दो, रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स कम फील होगा। यहाँ तक आ गए स्टूडेंट, ये आपको न्यूटन मिल गया। यहाँ के क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर कूलॉम कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक बात हो गई, कूलॉम कांस्टेंट जान गए, ये जान गए। अब जो ये के होता है किस पे डिपेंड करता है, के किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। एक होता है मीडियम, मीडियम कैसा है, दूसरा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करोगे तो के की वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाती है। वैसे के की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपके फॉर फ्री स्पेस, आर वैक्यूम, फ्री स्पेस आर एयर, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁹। ओके, ये वैल्यू आप यहाँ से लिख देते हो। यहाँ से अगर इसका यूनिट निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, फॉर फ्री स्पेस आप लिखते भी हो, फॉर एयर आर फ्री, यहाँ क्या लिखते हो, बट के इक्वल टू होता है 1/4πε। क्या होता है, एप्सिलॉन। यहाँ जो मैंने ऐसा बताया इसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या बोलते हो आप, एप्सिलॉन बोलते हो। एप्सिलॉन को आप ई से नोट करो, इट इज द एप्सिलॉन। ओके, इट इज द एप्सिलॉन। व्हाट इज द एप्सिलॉन, इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम स्टूडेंट। अब इसको समझते हैं क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पर कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 और Q1 Q2 इज लेस देन 0, दो चीजें। अब सिग्निफिकेंस क्या है, Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट क्या है, 0 से बड़ा है। आप सोचो 0 का मतलब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या तो दोनों नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव होगा, या दोनों पॉजिटिव हो तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो दोनों के केस में क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ही सिमिलर चार्जेस होंगे, और दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स नहीं समझ में आ रहा अभी कैसा होना, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लो आप, 2 कूलम इंटू 4 कूलम, दोनों कैसे, इसका आएगा 8 कूलम स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ले लो 2 कूलम इंटू -3 कूलम, मल्टीप्लाई करोगे -6 कूलम स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हो, या तो ये दोनों प्लस प्लस हो तब प्लस आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा, या तो एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस आएगा, मतलब 0 से छोटा आएगा। नेगेटिव आने का क्या मतलब है, नेगेटिव आने का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और आंसर क्या आ जाए, आंसर में एफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप क्या बताओगे, वहाँ आप ये शो करोगे कि ये जो फोर्स होगा कैसा होगा। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, ये अप्लाई करो, Q1 Q2 की वैल्यू पुट करो विद साइन, और आप देखो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा। विद साइन आप Q1 Q2 की वैल्यू पुट करिए और आप देखोगे एफ कैसा आया, पॉजिटिव आया तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अच्छा ये होगा कि आप केवल मैग्नीट्यूड यूज करो, अगर दोनों सेम साइन है तो देखने से पता चल जाएगा आपको कि अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा। दोनों अपोजिट साइन है तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो अच्छा जो आपको समझ में आए वो करो, लेकिन माइंड में एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ओके स्टूडेंट, नाउ हम समझते हैं कि व्हाट इज द परमिटिविटी। ओके,
क्या होती है परमिटिविटी? परमिटिविटी सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग लिखा क्या? एप्सिलॉन। ये क्या होता है? एप्सिलॉन। ओके स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है क्या? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पहले मैं आपको बता दूं ताकि फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ medium. It is the property of medium which allow its own field to decrease the interaction between the charges। ये भी तो फील कम हो रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको समझना है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अलाउ इट्स ओन फील्ड, जो खुद अपनी फील्ड को अलाउ करेगा टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। पहले मैं एग्जांपल दे दूं तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। जैसे आप समझो, समझना क्या है, आप हैं हम हैं, मान लो मैं दौड़ रहा हूँ नदी के किनारे, ठीक है, आप दौड़ रहे हो पानी में, साइड में ही हो, पानी में हो, तो आप दौड़ोगे और मैं दौड़ूंगा तो क्या होगा? इंटरेक्शन आप पे ज़्यादा होगा और मेरे पे कम होगा क्योंकि मैं एयर में हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी है, वो अपनी खुद फील्ड छोड़ रहा है आपकी स्पीड को कम करने के लिए, तो वहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया। तो पानी ने क्या किया? इंटरेक्शन ज़्यादा छोड़ा आपकी स्पीड को कम करने के लिए। मेरे पर क्या होगा? एयर ने सबसे कम इंटरेक्शन किया और मेरी स्पीड कम इफेक्ट हुई। तो इसका मतलब क्या होगा? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है क्या? परमिटिविटी, जो अपनी फील्ड को छोड़ करके जो डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करना होता है। अगर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू, क्योंकि मैंने एग्जांपल यहाँ पर एयर और वाटर का लिया, तो वाटर में ज़्यादा फील्ड बन रही है, वाटर ज़्यादा अपनी फील्ड छोड़ रहा है, वहाँ में फोर्स कम होता जा रहा है, एयर में कम हो रहा। तो मैंने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना लिया कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, वो क्या कर रही है? अपनी फील्ड को छोड़ रही है टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। तो वैसा यहाँ आपको समझना है। अच्छा, अब ये पहुँच गए यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि इट allowed its own field to decrease the interaction between the charges. Now we can write here F is equal to 1/4 pi epsilon. Okay, 1/4 pi epsilon। अगर मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला क्या मालूम था, मैंने लिखा था भी कि F is equal to क्या है? K की वैल्यू मैं समझ रहा हूँ, K की वैल्यू मैं ऐसा लिख दूँ पहले Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम समझ गए यहाँ से क्या है कि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो F इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से मैंने क्या देखा? एक रिलेशन मिल गया, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहली क्या मिल गई? आप देखोगे, पहले ये कि अगर F ज़्यादा हो तो इसका मतलब है एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी। अगर ये ज़्यादा हो जाए, ये क्या हो जाए? कम हो जाए। पहले ये कम हो जाए तो फोर्स ज़्यादा हो गया। एक पॉसिबिलिटी और है कि F कम हो जाएगा कब? जब ये ज़्यादा हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा एग्जाम्पल में कि जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या अलाउ करती है? वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अलाउ कर रही है इन वाटर। इसका मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा फोर्स वहाँ पर कम होता जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आई कि एयर में फोर्स सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब एयर की परमिटिविटी कैसी है? कम है। तो यहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर कितना हो जाए? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, या इसे लिख सकते हो कितना?
एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को आप बोलते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपके पास फ्री स्पेस आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और आप इसकी वैल्यू भी जानते हो, यहाँ से क्या देख रहे हो कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, एप्सिलॉन इज मिनिमम, एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर व्हाट, एप्सिलॉन की वैल्यू जो है मिनिमम है, इज मिनिमम फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। इसके लिए मिनिमम है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स विल बी, दैट इज फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किसमें मैक्सिमम होगा, एयर और वैक्यूम में। तो ये लाइन आपके लिए काम की हो गई। तो आपने एक स्टेटमेंट यहाँ से बना लिया कि मीडियम अगर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस होगा तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप क्या ले सकते हो, यहाँ से देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी करना कि एप्सिलॉन नॉट किसी भी मीडियम की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो रही किससे, एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है अपने आप में बहुत कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है, 8.85 × 10⁻11, ओके 11, और इसकी यूनिट होती है कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू है, आप देख रहे हो 10⁻11, ये मिनिमम वैल्यू है। अगर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाए, ये वैल्यू बहुत कम हो जाए, तो किसी और मीडियम के लिए क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा होती है, एयर के लिए सबसे कम। क्योंकि मैंने देखा कि क्या जहाँ पर मीडियम क्या हो जाए, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या हो रही, सबसे कम हो रही, वहाँ फोर्स ज़्यादा हो रहा। तो हम यहाँ से एक ऐसा रिलेशन बना सकते हैं कि FM इज लेस देन FO। क्लियर हो गया, O का मतलब हो गया एयर, O का मतलब हो गया एयर। तो यहाँ से हमने दो स्टेटमेंट बना दिए। इन दोनों स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल में बहुत मिलने वाले हैं। तो यहाँ चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि फोर्स के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो फोर्स के साथ मैं आपको डेरिवेशन बता दूं। तो आपने देखा कि जो किसी भी मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, वो क्या हो रही है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से ज़्यादा होती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम के लिए कुछ भी होती है, लेकिन एयर और वैक्यूम के लिए क्या होगी, सबसे मिनिमम होती है, और ये मैंने इसकी वैल्यू बता दी। दूसरे मीडियम के लिए क्या होगा, इससे वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये समझ में आ गया कि एयर या वैक्यूम के लिए फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर फील्ड जो प्रॉपर्टी है फील्ड छोड़ने की, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है फील्ड छोड़ने की, किसकी टेंडेंसी होती है मीडियम की, वो सबसे ज़्यादा कम होती है एयर की। एयर बहुत कम फील्ड छोड़ता है, तो वहाँ फोर्स मैक्सिमम होता है। दूसरे मीडियम में आप वाटर की बात करो, माइका की बात करो, ग्लास की बात करो, बहुत सारे आपके पास मटेरियल्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हैं, वहाँ पर क्या देखोगे, उनकी अपनी अपनी मीडियम है, वो प्रॉपर्टी ज़्यादा अलाउ करते हैं, तो वहाँ फोर्स डिक्रीज होता है। अभी आप देखोगे, क्या देखोगे, किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो फोर्स एयर के कंपैरिजन कम होने वाला है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पहुँचने के बाद एक टर्म आपको देखना है रिलेटिव परमिटिविटी। फिर इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैं डिराइव कराता हूँ आपको। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को समझने के लिए आप रिलेटिव डेंसिटी देख लो पहले। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को मैंने dr लिख दिया। अब dr होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, थोड़ा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी, तो इसको मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन आर। तो यहाँ क्या होगा, इसके कंपैरिजन करो इसको, तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ सबसे कम होता है किसके लिए, लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी, और उससे ज़्यादा होती है किसी मीडियम के लिए। तो यहाँ किसी मीडियम का अगर निकालना होता dm, तो हम क्या लिखते, dr × dl। हम रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते किसमें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर में, तो किसी भी मीडियम का निकाल सकते थे।
सेम एज यहाँ पर भी अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, क्या चाहिए, रिलेटिव, यहाँ चाहिए मुझे रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की, तो मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट। मतलब रिलेटिव डेंसिटी को केवल मल्टीप्लाई करना है किससे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज करो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मैंने दिया रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, ई आर फॉर वाटर इज 81, वाटर इज 81। अब बोलिए अगर वाटर के लिए ये वैल्यू 81 है तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, अब रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मीडियम, यहाँ मीडियम क्या है, यहाँ पर मीडियम वाटर है, तो वाटर के लिए क्या वैल्यू आएगी, ई एम, यहाँ देखोगे एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा 81 एप्सिलॉन नॉट, हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट आर फॉर ग्लास 10, ये मैंने ग्लास के लिए ले लिया, ठीक है, एक्चुअली होता नहीं इतना, मैंने एज्यूम कर लिया 10 है। अब आप क्या लिखोगे, अब आपको निकालना है परमिटिविटी ऑफ ग्लास, ग्लास यहाँ क्या है, ग्लास इज मीडियम, ग्लास इज मीडियम, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिखा ई एम, फॉर ग्लास है तो ग्लास कर दीजिए, यहाँ फॉर किसके लिए था, फॉर मीडियम वाटर था तो वाटर कर दिया। अब क्या आने वाला है, ग्लास के लिए देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट, तो ई आर की वैल्यू क्या हो गई 10, तो 10 एप्सिलॉन नॉट हो गई। अब आप चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ओके। अच्छा, इसी में अगर फोर्स निकालना होता तो क्या करते हैं, फोर्स, क्योंकि मैंने ये चीज़ तो बता दी, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो आप जान गए यहाँ से, लेकिन अगर मुझे फोर्स निकालना होता तो क्या करते हैं, फोर्स के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स का सीधे फॉर्मूला बताता हूँ। अगर ये ऐसा मिले तो यहाँ फोर्स इन मीडियम लिखना होगा, तो एफ ओ बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अब ये कैसे आया, पहले क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको इसका डेरिवेशन बता देता हूँ। देखो अगर फोर्स निकालना होता तो क्या होता, फोर्स निकालना होता, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम निकालते तो क्या होता, एफ एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। कहीं ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो कि बोथ आर सेम, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ देखो एफ ओ की वैल्यू तो नहीं मालूम, हमने मान लिया एयर में रहे होंगे तो मैक्सिमम ही रहा होगा, तो ये मैक्सिमम फोर्स है, और एप्सिलॉन नॉट और के की वैल्यू कितनी है 81, तो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही फोर्स इन मीडियम क्या आता, आप फोर्स इन मीडियम देखते हैं तो यहाँ से आता एफ इन मीडियम, मीडियम कौन सा है, मीडियम आपके पास ग्लास, तो यहाँ आएगा एफ ओ, एयर में फोर्स पहले आपको मालूम होगा कितना है, मैक्सिमम होता है, जितना भी हो एफ ओ रहेगा। अब क्या आया एप्सिलॉन नॉट आर, तो यहाँ एफ ओ अपॉन 10 आ जाएगा, क्लियर हो गया। चाहे रिलेटिव परमिटिविटी दी जाए मीडियम की, मटेरियल की यहाँ पे, या फिर आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दी जाए कि मटेरियल ये है और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, फोर्स इन मीडियम फाइंड करिए, तो आप ऐसा सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे ना। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये फॉर्मूला कैसे आपको मिला होगा, ओके। सपोज करिए आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये आपके पास Q1 है और ये Q2 है, r डिस्टेंस पे दोनों रखे हुए हैं, और पहले कहाँ है, एयर में, तो फॉर्मूला क्या आया, FO, एयर के लिए FO आ गया, तो K टाइम्स ऑफ Q1 यहाँ आप यूज़ करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ गया न्यूटन, तो एक चीज़। दूसरा देखोगे अगर यही चीज़ क्या हो, एयर की जगह पे कोई मीडियम होता, हमें नहीं मालूम, Q1 Q2 r डिस्टेंस पे हैं लेकिन मीडियम में है, अगर मीडियम में हो गए तो F मीडियम इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की, अब मुझे मालूम नहीं कौन सा है, फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये निकला है इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो आप डिवाइड कर दो जरा से, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिलेगा FO अपॉन FM। देखो यहाँ से क्या होगा, ये वाला टर्म तो इधर वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आने वाला है, ये ऊपर जाएगा और वो नीचे, तो कितना आएगा जाके एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे हो एप्सिलॉन
एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर क्या आएगा देखिए यहाँ से एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। जब एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर मिल जाता है तो यहाँ पर मीडियम है, ये क्या आया है, ये मीडियम, तो इसको मीडियम ही कर लो, ये मीडियम है तो मीडियम को हमने एम कर लिया, एम आ गया। अब एप्सिलॉन एम का मतलब हो गया रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मीडियम और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब दोनों का रिलेशन क्या देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो ये कि आता क्या है, यही होता है एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो ये मिल गया कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ओ अपॉन एफ एम, या ऐसा लिखो या इसी को ऐसा लिख लो, एफ एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एप्सिलॉन आर, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इसका डेरिवेशन था स्टूडेंट। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आपको लगाने हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। दो तरह के यहाँ न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला पार्ट ये बनता है स्टूडेंट, पहले पार्ट का न्यूमेरिकल ये क्लियर हो जाता है यहाँ से कि हो सकता है इफ केस फर्स्ट, if force varies but distance remains same, distance between the charges remains same, अच्छा ऐसा हो जाए तो कुछ कैसा बनेगा जाके, मान लो आपके पास दो चार्जेस थे ये, और यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, ये ऐसा हो गया। पहले ये एयर में थे और इनके बीच फोर्स कितना था, FO की वैल्यू जो थी एयर में वो F थी। फिर मैंने क्या किया, फिर इसको मीडियम में मैंने रख दिया, यहाँ Q1 आ गया और ये Q2 हो गया, और डिस्टेंस कितनी है R, डिस्टेंस सेम है और ये मैंने मीडियम ले लिया, और मीडियम मैंने ले लिया मीडियम मैंने ले लिया यहाँ पे लिक्विड। अच्छा, लिक्विड ले लिया तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मीडियम में कितनी हो गई, हमने कहा ये F/2 हो गई। ओके, अब आपको फाइंड करना है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। क्या फाइंड करनी है, फाइंड करना है फाइंड ER फॉर लिक्विड, फॉर वाटर। ओके, वाटर के लिए फाइंड करना है। तो आप देखोगे ये दोनों चीजें मालूम है, आपको रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए। अब रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो पहले, एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू कितना आएगा, एफ ओ अपॉन एफ एम। सिंपल सा है, फोर्स मालूम है कितना, ये मालूम हो गया एफ ओ में एफ मालूम है, और यहाँ पर कितना मालूम है, यहाँ पे मालूम है F/2, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। रिलेटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर आपको मिल गया। अच्छा, एक और तरीका है कि आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको फोर्स मालूम था किसमें, फॉर एयर देखते तो F इज इक्वल टू आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, फॉर एयर यहाँ कितना आ जाता, यहाँ जाता Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। फिर आप देखते कितना आता, फॉर मीडियम आता तो कितना आता, मीडियम के लिए दिया है आपने F/2, इसके लिए दिया है F, तो यहाँ से देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या आएगा, मीडियम आएगा। ओके, क्योंकि मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, और यहाँ से आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है, डिवाइड करोगे फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये सिंपल सा है, डिवाइड करोगे तो F अपॉन F/2, क्या मिलने वाला है, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, ये ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये होता है एप्सिलॉन r। तो यहाँ देखोगे तो फिर आपको वैल्यू फिर मिल जाएगी फॉर वाटर, क्या आएगा, फॉर वाटर 2। स्टूडेंट आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, दोनों whenever force is varies as well as distance also varies। ओके स्टूडेंट्स, between the distance मैं लिखता हूँ force varies and distance with force also varies, distance between the charges also varies। अगर दोनों वेरीज हो जाए तो क्या होगा, तो एक केस तो सिंपल यही रहेगा। दूसरे केस में मैंने क्या कर दिया, इसको R/2 कर दिया, अब थोड़ा मैंने इसको छोटा कर लिया, यहाँ कर लिया। ओके, ये आ गया, फोर्स हमारा वही रहा,
अब इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अब ये आंसर तो नहीं आने वाला, ये आंसर नहीं आने वाला। अब आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है फॉर वाटर। अब क्या होने वाला है, आप कॉन्सेप्ट को समझो, अब अप्लाई करो आप ये मेथड। अब आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ से पहला केस तो सेम था आपके पास, दूसरे में क्या आने वाला है, दूसरे में r की जगह पे क्या पुट करोगे, r/2 का स्क्वायर। तो अब रिजल्ट में क्या आएगा, अब देखोगे आपको मिल गया f/2 और यहाँ मिलेगा 1/4πε0। एप्सिलॉन मीडियम, ये मीडियम के लिए है, तो ये जाएगा 4 ऊपर, तो Q1 Q2/r² इंटू 4। अब आप डिवाइड कर लो तो देखोगे 1/2, तो आएगा इधर से 2, FF कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही, यहाँ से FF कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, इधर से ये वाले टर्म कैंसिल होंगे, केवल ये हो जाएगा ε0m/ε0। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होने वाला है, ये नीचे रहेगा 4। आगे कितना हो गया, ε0m/ε0r, यही होगा εr और ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकते हो। इसमें 2 वैरायटी होती हैं। पहला तो आपने ये देखा कि जिसमें डिस्टेंस वेरीज ना हो, केवल फोर्स वेरी कर रहा था। दूसरा केस ऐसा है जिसमें डिस्टेंस भी वेरी होती है और फोर्स भी वेरीज होता है। तब आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कैसे फाइंड करनी है वो आपने देख लिया। इसका एक सिंपल क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो देख लो आप। सिंपल क्वेश्चन ये है कि इफ चार्जेस प्लेस्ड इन एयर Q1 Q2 are placed in air at a distance r and repels with force F, इतना फोर्स लग रहा है। और जब इस सिस्टम को वाटर में कर दें, इमर्ज, किसमें कर दें, इमर्ज इन वाटर, इमर्ज इन वाटर, वाटर में कर दें वो सिस्टम, जो ये पूरा सिस्टम है इसको मैं क्या कर दूं, वाटर में जाकर के एज इट इज प्लेस कर दूं। होल सिस्टम इमर्ज इन वाटर एज इट इज। अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, फाइंड फोर्स इन मीडियम। ओके, तो आपको फाइंड करना है। तो आपको फोर्स तो मिल गया कहाँ पे, एयर में, तो फोर्स एयर में मिल गया, तो ये हो गया रिपल्स विद फोर्स FO इज इक्वल टू F। ये आपको गिवन है कि फोर्स जो एयर में है मालूम है, अब फोर्स इन मीडियम फाइंड करना है, फोर्स इन मीडियम फाइंड करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस FM इज इक्वल टू FO अपॉन ε0r लगा लीजिए और या FO अपॉन K लगा लीजिए। एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, वाटर में रखा गया, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर कितनी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम चाहिए, फॉर वाटर K की वैल्यू हो या εr की वैल्यू हो, वो होती है 81। तो यहाँ रख दोगे तो फोर्स अपॉन 81। तो एक चीज यहाँ से आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर εr की वैल्यू जितनी है उसका फोर्स उतने ही टाइम्स कम हो जाता है, जितने टाइम्स ज़्यादा होगा ε0r, फोर्स उतने ही टाइम उस मीडियम में कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक, कैसे समझोगे आप, SHM इन्वॉल्व होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इस आर्टिकल का, इस टॉपिक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखने के लिए पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं। क्वेश्चन आपके पास ये है, 2 चार्जेस ऑफ Q, ओके, 2 चार्जेस ऑफ Q कूलम are placed at -a, 0 and +a, 0। ओके, इन 2 पॉइंट पे ये चार्जेस रखे होंगे, दोनों की वैल्यू QQ है और एक इस पे रखा होगा और इस पे रखा होगा। अब इन दोनों चार्जेस को के बीच में हमने क्या रख दिया, चार्ज Q0 लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m having charge Q0
इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। मैंने एक ओरिजिन पर एक पार्टिकल रख दिया जिसका मास m है और चार्ज उसके पास Q0 है, रख दिया। व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम origin along x-axis and y-axis. Okay. Describe the motion of particle. Describe the motion of particle. If it is execute SHM, then find टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कि दो चार्जेस हैं और एक चार्ज रखा हुआ है -a,0 पर, दूसरा रखा है a,0 पर। ठीक है, यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, रख दिया गया। यहाँ पर कहीं कोई मास है, पार्टिकल m है और उस पर चार्ज Q0 है। ये Q, तो हमने मान लिया ये वाला 1 है और ये वाला 2 है। ओके, अब अगर यहाँ रखा होगा तो SHM नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम थी। ये r/2, ये r/2, डिस्टेंस सेम होगी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये जितना फोर्स इधर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ये इस पे इधर अप्लाई करेगा। दोनों कैसे हो गए? इक्विलिब्रियम में हो गए। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, मान लिया मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, क्योंकि दो जगह डिस्कस करना है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर कर दूं तो इस वाले फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा होगी तो ये वाला इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला कम लगाएगा। जब कम लगाएगा तो क्या होगा? एक फोर्स ज़्यादा है, एक फोर्स कम है, तो दोनों में वेरिएशन आएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो चार्ज है वो इधर इधर मोशन करने लगेगा। ओके, जब मोशन करने लगेगा तब क्या होगा? तब आप देखोगे कि आप खिसका इधर रहे हो, फोर्स इधर लग रहा, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा? क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है तो 1 का फोर्स ज़्यादा है, 2 का कम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा F1 माइनस F2। तो Fnet की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F1 माइनस F2। और डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्शन इधर होगी। तो इसका मतलब इस फोर्स, ये जो चार्ज होगा ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। हम जानते भी हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट हो जाएं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पार्टिकल क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है SHM। तो समझते हैं। और ये भी सोचो कि ऐसा नहीं कि यहाँ डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ोगे तो यहाँ रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि पार्टिकल के पास अपना जो इनर्शिया होता है, ड्यू टू द इनर्शिया, वो अगर आपने डिस्प्लेस किया तो वो डिस्प्लेस होना चाहेगा, वो रुकेगा नहीं, तो कंटिन्यूअसली ये मोशन में रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और फाइंड करते हैं कि Fnet कितना होगा, Fnet फोर्स कितनी होगी। तो यहाँ पे देखोगे, ये जब डिस्प्लेस करोगे along x axis, let Q0 displace along x axis a small distance x, then Fnet कितना होगा? Fnet on Q0। Fnet की वैल्यू देखोगे तो यहाँ से कितना आएगा? इधर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा, इधर की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ये r/2 प्लस x होगा। इधर वाला कितना होगा? इधर वाला हो जाएगा, इधर की डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? ये डिस्टेंस यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाएगी x। ओके, यहाँ से डिस्टेंस x आ जाती है। तो मैंने जब देखा कि नेट फोर्स निकालना था मुझे, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है? जब Fnet निकालोगे Q0 पर F0 की वैल्यू, तो आप देखोगे आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है स्टूडेंट?
यहाँ से मिल जाएगा कि अगर आप काउंट किए होते कि टोटल कितना है x, अगर ये पूरा का पूरा कितना हो जाता, अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता, ये x होता, और मैं आसान करने के लिए अगर यहाँ ले लूँ ए ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर भी मैंने कंसिडर किया है a और a, तो इधर का वैल्यू था a, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी, ये हो जाएगी a, इधर भी a है, तो ये वैल्यू यहाँ से मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, मैं थोड़ा और बड़ा बना दूं तो देखोगे ये चार्ज आपके पास था Q, यहाँ चार्ज आपके पास का क्या था Q, और ये मिड पॉइंट था, यहाँ मास रखा था, यहाँ चार्ज रखा था, और इसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया x, तो यहाँ पे आ गए, तो इसकी इधर की डिस्टेंस थी a और इधर की डिस्टेंस थी a, तो जब यहाँ तक लेके आ गए तो ये डिस्टेंस हो गई a प्लस एक्स, और इधर हो गई, इसके लिए कितनी हो गई, इसके लिए केवल x हो गई। ओके, तो अब देखोगे एक में आ रहा है a माइनस एक्स और एक में आ जाएगा a प्लस एक्स। अच्छा, तो इधर वाले के लिए देखोगे तो कितना आएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स। अब आप यहाँ एफ नेट निकालो, इस वाले पॉइंट पे एफ नेट निकालो, तो देखोगे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इधर आ रहा है एफ नेट, क्योंकि जिधर फोर्स कम है, इधर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा, इधर डिस्टेंस ज़्यादा है इस चार्ज पर, तो क्या होगा, यहाँ जो चार्ज डिस्प्लेस होके आया है उस पर एफ नेट निकालना है, तो F1 की वैल्यू ज़्यादा, हमने कहा 1 है और ये 2, तो F1 माइनस F2 निकालो यहाँ से, तो और एफ नेट निकाल लिया, एफ नेट निकाला मैंने तो क्या आया F1 माइनस F2, देखोगे यहाँ से K आएगा, K की वैल्यू क्या आएगी, इधर के लिए निकालो तो Q नॉट अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर, दूसरा आएगा Q नॉट अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से देखोगे Q नॉट कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से आने वाला है 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर Q नॉट, यहाँ इसको करोगे तो A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। और जब स्टूडेंट इसको ओपन करोगे और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको Q नॉट, यहाँ से A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX, यहाँ से A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2AX ऐड होगा तो कितना आएगा 4AX अपॉन A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट कितना, 4A Q1 Q नॉट अपॉन A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये निकला एफ नेट, ये निकला एफ नेट। अब आप यहां से स्टूडेंट क्या देख रहे हो, यहां से देख रहे हो कि जो फोर्स इस पे है, फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, यहां लिखोगे सिंस फोर्स एंड एफ नेट एंड एक्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो क्या होगा, दैट इज एफ नेट proportional to minus x, and this is the condition of SHM। यही कंडीशन होती है SHM की कि अगर आप ये कैसे प्रूव कर ले जाओ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो SHM को होल्ड कर रहा है। अब क्या होता है, नाउ टाइम पीरियड देखोगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, टाइम पीरियड आता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन अल्फा। अब यहां से x अपॉन अल्फा निकालना है, यहां से x अपॉन अल्फा देखोगे तो क्या आएगा, एफ नेट को आप क्या लिख सकते थे, यहां देखोगे एफ नेट होता है x अल्फा, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस एफ नेट ये हो जाएगा m इंटू अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस मैं लिख नहीं रहा हूँ, माइनस का केवल इंडिकेशन है, यहाँ से आएगा 4A Q नॉट x अपॉन, यहाँ से कितना आया A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। और यहाँ एक काम और कर सकते थे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, क्या लिखोगे, सिंस x is टेंडिंग टू x
x इज वेरी स्मॉल, x वेरी स्मॉल है, दैट इज एक्स स्क्वायर विल बी टेकन एज 0। तो यहाँ से ये हो सकता था एफ नेट की वैल्यू कितनी 4a k q नॉट अपॉन a स्क्वायर, x अपॉन a और इसका स्क्वायर रहता तो यहाँ से कितना आता a की पावर 4 कितना आ जाता, और ये कैंसिल कर दे कितना आ जाता है यहाँ से, मैंने यहाँ लिखा a से कैंसिल हो गया था तो ये आ चुका था आपके पास ऑलरेडी 4k q नॉट x अपॉन a क्यू, इतनी वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप स्टूडेंट, यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे तो ये आएगा 4k q नॉट x अपॉन a क्यूब। ओके, यहाँ से देखो x अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से आएगा कितना m a क्यूब अपॉन 4k q नॉट। कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, सीधे से एफ नेट निकालो और उसमें से क्या करना है, x बहुत छोटा लिया है तो उसका और छोटा हो जाएगा, तो मैंने x स्क्वायर का टर्म हटा दिया, यहाँ से ये निकल आया। देन t इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पुट कर दीजिए x अपॉन अल्फा की वैल्यू, ये आ जाएगा m a क्यूब अपॉन 4k q नॉट। ये आंसर है स्टूडेंट, ये है टाइम पीरियड। ओके, दिस इज फॉर टाइम पीरियड, इट इज द ओनली अलोंग x एक्सिस। नाउ वी टेक अलोंग y एक्सिस। अगर y एक्सिस में लेंगे तो क्या आएगा, अगर y एक्सिस में लेते तो कहानी कैसी बनती, y एक्सिस पे अगर देखोगे तो यहाँ पर था माइनस a कामा 0 और यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे प्लस a कामा 0 है, यहाँ पे चार्ज q है। मैंने y एक्सिस पे कहीं ऐसा पॉइंट ले लिया, ये y एक्सिस पे y पॉइंट है और ये क्या है m पार्टिकल था, यहाँ कहीं कोई चार्ज q नॉट रखा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसा आएगा। हमने मान लिया f1, ये मान लिया हमने 1 और इसको मान लिया 2, तो ये हो गया f2 और इसकी वजह से देखोगे इस पॉइंट पे तो क्या आएगा, इस पे देखोगे तो ये मिल जाएगा 2, ये हो गया f1 ये हो गया f2, ये हो गया f1। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a, इधर भी डिस्टेंस a, तो ये वाली डिस्टेंस होगी a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, इधर वाला देखोगे तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतनी तो मालूम हो गई। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको देखोगे मान लो ये इसको डाल दिया आपने a, इसको डाल दिया b, इसको डाल दिया p, तो क्या आएगा AP इक्वल टू BP इक्वल टू कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतनी वैल्यू आपने रख दी। अब आप फोर्स निकाल लीजिए, यहाँ पे F1 और F2 क्या आएगा, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम रहेंगे और कितनी वैल्यू आएगी k q, यहाँ पर क्या है इसको यहाँ जो चार्ज है उसको उठा के आप यहाँ ले गए, ठीक है, जब y डिस्टेंस यहाँ ले गए तो q नॉट अपॉन क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गई। अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ नेट निकालना है। तो सपोज कर लीजिए चाहे ये एंगल सपोज करो चाहे ये एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो यहाँ पे ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा आएगा, इसका मतलब यहाँ 2 थीटा आ गया। अब यहाँ से रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, ये होगा एफ नेट। तो एफ नेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ नेट एट पी, तो वहाँ एफ नेट जो आएगा वो आएगा अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर टू f1 f2 कॉस 2 थीटा, 2 थीटा आ गया। अब देखो f1 और f2 सब सेम है, तो हमने कहा f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा 2f स्क्वायर कॉमन कर लिया, 2f स्क्वायर कॉमन करोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ना अब 2f आ गया तो 2f की वैल्यू cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से f नेट क्या निकलेगा, f नेट अगर निकालोगे तो f नेट आने वाला है 2f अंडर रूट 2f स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखोगे तो क्या निकलेगा, ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, 4 का आएगा 2, यहाँ आएगा f, यहाँ आएगा cos थीटा, तो 2f की वैल्यू क्या हो गई, 2f की वैल्यू यहाँ से निकालोगे k q नॉट अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये y मैंने लिया है, लेट यहाँ लिखना चाहिए था, लेट पार्टिकल डिस्प्लेस स्मॉल डिस्टेंस y along y axis,
ऐसा किया है, फिर पॉइंट हमने निकाला, यहाँ क्या आएगा, ओके। अब यहाँ पहुँच गए, अब कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट यहाँ से कहीं निकाल दीजिए, कॉस्ट इक्वल टू क्या आएगा, कॉस्ट आएगा, कॉस्ट की वैल्यू देखोगे तो y अपॉन ये आ जाएगा, चाहे इसमें निकालो चाहे इसमें, तो यहाँ से आएगा y अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, नॉट y अपॉन ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये निकला एफ नेट। अब आप यहाँ देखो, सिंस x इज स्मॉल, y इज स्मॉल, y इज स्मॉल, दैट इज y स्क्वायर टेंडिंग टू 0, हम y स्क्वायर की वैल्यू क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से हटा देंगे, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, एफ नेट की वैल्यू आएगी 2k नॉट y अपॉन a की पावर आ जाएगी 3/2, मीन्स a³ आ गया। अब इतना आ गया, अब इतना जब आएगा तो क्या करोगे, यहाँ से देखोगे एफ नेट, अब एफ नेट जब y में जा रहा है तो ये ऊपर नीचे नहीं आ रहा, तो इन दोनों की फोर्स की वजह से क्या हो रहा, ये जाना चाह रहा, दैट इंडिकेट दैट इज हियर नेट फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम सिस्टम ऑफ चार्ज। जो फोर्स है बेटा वो कहाँ लग रहा है, वो अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्ज लग रहा है, और पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। हियर नेट फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्ज एंड particle accelerated and particle accelerated in straight line। ओके बेटा, ये था इन्वॉल्वमेंट एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है लॉन्ग एक्स एक्सिस, उसके बाद देखना है जिस चार्ज से, क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम थी, जिधर से आप देखोगे डिस्टेंस कम है वहां पर फोर्स ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला मालूम है, ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इस फॉर्मूले से आपने देख लिया था कि जिधर फोर्स ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने के बाद आपने फिर नेट फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स किस पे निकाला था, नेट फोर्स आपने काउंट किया जो चार्ज आपने डिस्प्लेस किया, और उसका रिजल्टेंट देख लिया, और रिजल्टेंट देखने के बाद आपने अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर दिया। सेम फॉर एस व्हेन वेयर यू डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पॉइंट पी पे गया और इस पॉइंट पर आपने क्या, नेट चार्ज निकाला, और नेट फोर्स निकाला। नेट फोर्स डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम है। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सीलरेट होगा अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्ज। इस तरह से ये इन्वॉल्वमेंट होगा, और इस केस में जब आप वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करोगे चार्ज पार्टिकल को, तो पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा, पार्टिकल डू नॉट एग्जीक्यूट एक्सम, हेंस पार्टिकल डू नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम। इस केस में एसएचएम नहीं कर रहा है, ये केवल एक्सीलरेट हो रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।